फिर सारी बातें रिकॉर्ड हो जाएंगी, ये देखते रहना। और एडिटिंग में कट नहीं करूँगा कुछ भी, सोच ले, ध्यान रखिए। करूँ भाई स्टार्ट? चलो भाई, अब अगर हम बात करें, देखो पहले सिलेबस समझ लेते हैं। अगर सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो सेकंड सेमेस्टर में है क्या क्या हम लोगों के पास। पहली बात तो 2 बुक रहेंगी, फर्स्ट बुक सेकंड बुक। फर्स्ट बुक जो है, फर्स्ट बुक में हम लोग 2 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एक तो है मैट्रिसेस और दूसरा वाला है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, 2 तो ये हो गए। और दूसरी वाली बुक जो है, दूसरी वाली बुक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सेकंड बुक में, ये रहेगा ज्योमेट्री की बुक है पूरी। ज्योमेट्री होगी 2D और 3D दोनों। कौन सी वाली? ना 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 ना, वो ज्योमेट्री नहीं। जैसे तुमने वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ स्फेयर, इक्वेशन ऑफ सर्किल तक पढ़ा है, उससे आगे भी है। यहाँ 2D 3D दोनों है। जो तुमने इक्वेशंस पढ़ी है ना, उससे आगे की कहानी है 2D में भी, और 3D तो तुम्हारे लिए नया है ही। ठीक है, टोटल मिलाकर तुम्हें पता है पेपर कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का, जिसमें से 75 तो तुम्हारे रहेंगे एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब हो गया इतने का तुम्हें एग्जाम देना है। ठीक है, और 25 तुम्हें पता है किसके हैं तुम्हारे, इंटरनल के। प्रैक्टिकल नहीं है मैथ का, प्रैक्टिकल नहीं है मैथ का। हाँ, पहले सेमेस्टर में और 6th सेमेस्टर में है। मतलब तुम्हें प्रैक्टिकल सिर्फ उसमें मिलेगा जो अप्लाइड सब्जेक्ट है। जैसे इस वाले में था कैलकुलस, कैलकुलेशन करनी है तो उन्हें कंप्यूटर पर परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए प्रैक्टिकल है। और लास्ट सेमेस्टर में जो है वो तुम्हें मिलेगा न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस मिलेगा। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में तुम्हें देखने को मिलेगी कैलकुलेशन, इसीलिए 6th सेमेस्टर में तुम्हें फिर से मिलेगा प्रैक्टिकल, है ना। चलो करें तो स्टार्ट। देखो तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहले वाले सेक्शन मैट्रिसेस से। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, जो तुमने पढ़ा है वो एक बार रिकॉल करेंगे सारा कुछ, क्या पढ़ा है जो 12th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे वाली कहानी पढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है। क्वेश्चन तुम्हें पता ही है कैसे कैसे आते हैं। करें स्टार्ट? कोई बात नहीं, अब याद हो जाएगा। देखो तो सबसे पहली चीज देखते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जानते हो क्या होती है, कुछ आइडिया हो तो बोलो बोलो बोलो। हिंदी में तो पता ही है, आव्यूह। हाँ, मैट्रिक्स, और हिंदी में बोलता बेटा इसे आव्यूह। ठीक है, क्या क्या चीजें थी देखना जरा। पहले थोड़ी सी बात करते हैं फिर लिखेंगे। लिखे, देखना जरा। तुम्हें पता है, तुमने मैट्रिक्स इस तरीके से लिखी देखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इस तरीके से कोई भी चीज़ लिखी होती है उसे हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ इन्हें हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर एरे। क्या बताया मैंने, रेक्टेंगुलर एरे। इन वाले ब्रैकेट्स का नाम है रेक्टेंगुलर एरे। ठीक है, और ये जो कुछ लिखा है इसके अंदर जो लिखा है इन्हें बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। अब ये एलिमेंट फंक्शंस भी हो सकते हैं या फिर नंबर्स भी हो सकते हैं, है ना, इवन कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसे ऐसा मिलाऊं, कुछ इस तरीके से मिला दूं, तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा रेक्टेंगल जैसा बन रहा हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं फंक्शंस, नंबर या ऑब्जेक्ट्स को रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करता हूँ, है ना, रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करता हूँ, तो उससे क्या निकल कर आती है, मैट्रिक्स। उससे क्या निकल कर आती है, मैट्रिक्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को देखो तो मैट्रिक्स के एलिमेंट 2 तरीके से क्या करे जाते हैं, अरेंज। जैसे यहाँ पर देखो, एक तो मैंने इन्हें इस तरीके से अरेंज कर रखा है। ठीक है, और दूसरा देखो मैंने इन्हें इस तरीके से भी अरेंज कर रखा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर 2 तरीके से अरेंज कर रखा है एलिमेंट्स को। और ये दोनों तरीके कौन कौन से हैं, पहले इनको देखो तो ये है हॉरिजॉन्टल। कैसे है, हॉरिजॉन्टल। हिंदी में इन्हें क्या बोलते थे, क्षैतिज। ठीक है, और ये वाले जो है ये कैसे हैं हमारे, वर्टिकल, और इन्हें हम बोलते थे ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है 2 तरीके से रिप्रेजेंट करे जाते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल रो में और एक वर्टिकल कॉलम में। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है तो इन्हें हम बोलते हैं रोज। हॉरिजॉन्टल वाले को क्या बोलते हैं, रोज।
और ये जो वर्टिकल वाले होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? कॉलम। ध्यान रखोगे, जो हॉरिजॉन्टल वाले होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? रो, और जो वर्टिकल वाले होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम। यहाँ तक ठीक है? चलो ये कहानी ठीक है। अब ये जो वर्टिकल है और ये जो हॉरिजॉन्टल है, ये रो और कॉलम तो हम लोगों ने डिफाइन कर दिए। अब ये सारी चीजें हम यहाँ लिख देते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या क्या है। ये सारी चीजें तो समझ आई ना? चलो तो भूलना मत, अभी वापिस आएंगे इस पर। लिख देते हैं पहले सारी चीजें जो जो मैंने बोला। क्या बोला मैंने? द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स ठीक है, द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस, ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस, और फंक्शंस के जगह और भी कुछ हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है, ठीक है, इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स, ठीक है। दीज आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश के जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उनसे हम इनको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। यहाँ तक ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कोई भी एक एग्जाम्पल हम लोग लिख देते हैं। जैसे मैंने लिखा ये वाला, a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब इसके अंदर देखो 2 तो रो है और ये 4 कॉलम है। पता चला ना कैसे? हॉरिजॉन्टल वाले रो और वर्टिकल वाले कॉलम। ये भी लिख देते हैं। इन ए मैट्रिक्स एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन 2 ways, ठीक है। कितने तरीके से अरेंज किए जाते हैं? 2 तरीके से, 2 ways। नंबर 1 हॉरिजॉन्टली, या वी शुड राइट इन हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन में जो करे जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कॉल्ड रोज, ठीक है। दूसरा वाला क्या है? इन वर्टिकल लाइंस, है ना, इन वर्टिकल लाइंस। और जो वर्टिकल लाइंस में करे जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कॉल्ड कॉलम्स, ठीक है। इसका मतलब क्या? ये जो हॉरिजॉन्टल है, जैसे मैं इसकी बात करूं तो ये भी एक रो है, ये भी एक रो है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। इनकी बात करूं, ये वर्टिकल है कॉलम, ये भी वर्टिकल है कॉलम, ये भी वर्टिकल है कॉलम, और ये वाला भी वर्टिकल है कॉलम। इतना ठीक है? चलो, हियर वी विल डिनोट, मतलब इस पूरे चैप्टर में हम लोग जो डिनोट करने वाले हैं, m का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ रोज इन ए मैट्रिक्स, इन ए मैट्रिक्स। m का मतलब हम लोग क्या डिनोट करने वाले हैं? नंबर ऑफ रोज। n का मतलब क्या डिनोट करेंगे? नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स। इतना ठीक है? ध्यान रखोगे, m का मतलब कहीं मैं m लिख रहा हूँ उसका मतलब क्या होने वाला है? नंबर ऑफ रोज, और कहीं n लिखने वाला हूँ इसका मतलब क्या होने वाला है? नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। इसके लिए अगर हम देखें तो m की वैल्यू कितनी है? कितनी रोज है इसके अंदर? 1 2 रोज है। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4, कॉलम कितने हैं? 4। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक तो ठीक है ना सब? ठीक है। इसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। इसे हम लिखते हैं ऑर्डर इक्वल टू m इंटू n, ठीक है। क्या हो गया? m इंटू n। m का मतलब मैंने क्या बताया? नंबर ऑफ रोज। n का मतलब क्या बताया? नंबर ऑफ कॉलम्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करें, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करें तो उसे हम डिफाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। जितनी रोज है और जितने कॉलम्स है उनके नंबर्स की यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई कर दो, मतलब सिर्फ डिनोट करना है। जैसे 2 रो है और 4 कॉलम है, तो इसका जो अगर मैं ऑर्डर लिखूंगा तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 4। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 क्रॉस 4।
ये बात ध्यान रखनी है, इनकी मल्टीप्लाई नहीं करनी, है ना। मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा। ये क्यों नहीं करते मल्टीप्लाई, ये जो नंबर लिख रहा हुआ है ना, ये बताता है साइज। जैसे तुम्हारे पास कोई बुक है, नोटबुक है, समझो ये है, तुम इसका साइज बताना चाहते हो, सपोज करो ऐसे ये है 12 इंच, ऐसे मान लो 15 इंच, तुम इसे बताएंगे 15/12 या 12/15, ऐसा नहीं बोलेंगे दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए 180 की है, ऐसा नहीं बोलेंगे, है ना। ऐसे बताते हैं ना साइज इतने बाई इतने की, बिल्कुल सेम मैट्रिक्स के साथ है, ये बताता है इसका साइज, ठीक है। इसे हम मल्टीप्लाई करके कभी नहीं लिखेंगे, ठीक है। और ये जो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का, उसे लिखते हैं इस वाले कॉर्नर में, ठीक है। इस वाले कॉर्नर में यहाँ पर लिखते हैं मैट्रिक्स के नीचे, ठीक है। तो मतलब राइट हैंड में लोअर कॉर्नर में मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। इसे लिखो, इसके बाद करते हैं। चलो भाई फिर आगे बढ़ते हैं, देखना। अब हम लोग क्या करेंगे, एक और ये जो मैट्रिक्स है ना, इसकी एक और डेफिनेशन देखेंगे, एक और प्रोस्पेक्टिव देखेंगे हम, ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा सिस्टम चेंज करते हैं। देखो ये जो मैट्रिक्स मैंने बताई, हम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की बात करेंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। टाइप्स वगैरह पर बाद में जाएंगे, और ये भी इस वजह से बतानी पड़ रही है क्योंकि डेफिनेशन बुक वाली जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे हम खुद, अपने आप याद हो जाएंगे अगर ये सारी चीज़ें हमें पता है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे, एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। ध्यान से समझना क्वेश्चन, फिर देखेंगे जरा। देखो हमारे पास सपोज करो कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। सपोज करो ये मैट्रिक्स दे रखी है A = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ 3/3 में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं खुद से नहीं लिख रहा इतना, ठीक है। अब देखो कंसेप्ट समझने की कोशिश करना। अगर मैं तुम्हें मैट्रिक्स दिखा रहा हूँ यहाँ, ठीक है, मैंने बोल दिया ये मैट्रिक्स है, यहाँ पर 8 है, तुम्हें ये पता चल गया, देखते हैं कि 8 है कहाँ पर, है ना। अब मैंने एक मैट्रिक्स मान ली, कोई मैट्रिक्स है B, है ना। अब मैं बताना चाह रहा हूँ इसके अंदर 8 है, तो अब तुम्हें पूरी तो लिखी दिख नहीं रही, तुम्हें कैसा पता चलेगा कहाँ पर है 8, ठीक है। तो वो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कि कहाँ पर है, वो पोजीशन कौन सी है, उसे बोलते हैं एड्रेस ऑफ एलिमेंट, और उसे लिखने का एक तरीका होता है, कैसे देखना। ये मैट्रिक्स है हमारी, इसके जितने भी एलिमेंट हैं उन्हें हम लिखेंगे स्मॉल a करके। ये B है, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें लिखेंगे स्मॉल b करके, ठीक है। और किसी भी एलिमेंट का एड्रेस लिखते टाइम यहाँ पर दो चीज़ें लिखते हैं, एक I एक J। ये I जो है उसका नंबर ऑफ रो रिप्रेजेंट करता है, और ये J जो है उसका नंबर ऑफ कॉलम रिप्रेजेंट करता है। यहाँ तक ठीक है। जैसे अगर मैं इस वाले एलिमेंट की पोजीशन की बात करूँ, पहली तो रो है और कॉलम कौन सा है, पहला A11। इस वाले एलिमेंट की पोजीशन रिप्रेजेंट करूँ तो क्या आएगा, कौन सी रो है, पहली रो, लेकिन कॉलम कौन सा है, दूसरा, तो ये हो जाएगा 2। ऐसे ही अगर मैं इस वाले एलिमेंट की बात करूँ, कौन सी रो है, दूसरी, और कॉलम कौन सा है, तीसरा। इसकी बात करूँ तो कौन सी रो है, थर्ड, और कॉलम कौन सा है, 2। इस तरीके से अगर मैं ये बोल दूँ कि इसका कोई एलिमेंट है 2 1 जो कि 8 है, तो तुम अब बता सकते हो कहाँ पे होएगा, ठीक है। जैसे इसकी कौन सी रो में जाना चाहिए, सेकंड रो, तो ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ठीक है। और इसका कौन सा कॉलम है, पहला कॉलम, मतलब यहाँ पर आएगा 8, ठीक है। तो हम इस वाले प्रोसीजर की वजह से कोई भी एलिमेंट दे दे उसे लिख सकते हैं कहाँ पर है, और किसी भी एलिमेंट की पोजीशन बता सकते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से हम किसी मैट्रिक्स को भी लिख सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से, सपोज करो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 3/3 की, ठीक है, तो उसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। इसे किसकी हेल्प से लिखा मैंने, ये जो एलिमेंट की पोजीशन है, कोई गड़बड़ तो नहीं करी, देखो ध्यान से देखना। पहली रो पहला कॉलम है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम है, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम है, दूसरी रो पहला कॉलम है, दूसरी रो दूसरा कॉलम है, दूसरी रो तीसरा कॉलम है, और बिल्कुल सेम ये, ठीक है। और अगर इसको भी हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो बुक में कई जगह लिखा मिलेगा ये। इसे हम लिखेंगे ऐसे AIJ और 3×3। 3×3 क्या बता रहा है, इसमें कितनी रोज है और कितने कॉलम्स है। यहाँ तक ठीक है। चलो मस्त चीज़ें देखना। अगर मैं किसी मैट्रिक्स को ऐसे लिख दूँ,
अब बताओ इसमें कितनी रो है, कितने कॉलम है, n। अगर किसी मैट्रिक्स को मैंने ऐसे लिख दिया 3 क्रॉस 2, कितनी रोज है और कॉलम कितने हैं, लिखेंगे कैसे, लिखना चाहे तो A11 A12 A21 A22 A31 A32, देख लो 3 रो और 2 कॉलम भी लिखे होंगे मैंने, ठीक है। तो इस चीज को हम लिखने वाले हैं किस तरीके से, देखो इफ ए मैट्रिक्स इज A, then its elements sorry, then its elements will be denoted by Aij, where I is the number of row and J क्या है, बोलो बोलो, number of column, J is number of column and J is number of column. In this case we can also represents, ठीक है, the matrix A by A equal to Aij M cross N, where M is equals to क्या है, number of rows and N is equals to number of columns. अच्छा एक चीज याद रखना, ये लिखा नहीं रहा मैं, है ना, अगर कोई मैट्रिक्स है जैसे ये है, इसका ऑर्डर कितना है M क्रॉस N, तो इसे हम बोलते हैं M by N मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, M by N मैट्रिक्स। इतना ठीक है। चलो ये तो हो गया थोड़ी टफ चीज, वैसे टफ है नहीं अगर ध्यान रखोगे तो, है ना। एक एग्जाम्पल भी लिख देते हैं जिससे तुम्हें याद रहे। एग्जाम्पल के लिए अगर हमसे मैट्रिक्स बोल दी जाए, ये है Aij और 2 क्रॉस 3 लिख लो, तो दिस विल बी नथिंग बट A11 A12 A13 A21 A22 और A2, ठीक है। इसके बाद आते हैं मैट्रिसेस के कुछ टाइप है, ठीक है, नॉर्मल टाइप है। सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स जानते हो ना क्या होता है, वैसे तो तुम्हें स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंस पता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ अलग अलग हो सकती है, जबकि स्क्वायर की क्या होती है, सेम। तो मैट्रिक्स क्या होती है, रेक्टेंगल। अगर मैं स्क्वायर बनाना चाहूँ तो उसकी लेंथ और ब्रेथ कैसी कर दूँ, सेम। लेंथ का मतलब हो गया रो, ब्रेथ का मतलब हो गया कॉलम, दोनों सेम कर दो, मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो शॉर्ट में याद रखने के लिए हम लिख देते हैं M इक्वल टू N, इससे पता चल जाएगा। और डेफिनेशन क्या है, ए मैट्रिक्स A is called a square matrix if number of rows and number of columns in A are same या आर इक्वल, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो बता सकते हो, एग्जाम्पल बोलो, 1 2 3 4 लिख लो, 2 by 2 की है। अच्छा ये वाला लिख लो, 1 2 3 2 1 3 3 1 2, ठीक है। क्या ऑर्डर है इसका, 3 by 3। ये वाला लिख लो, ऑर्डर कितना है इसका, 1 by 1, एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो ये भी क्या है, अपने 1 की जगह 2 लिख दिया, सॉरी 1। अब ठीक है ना, हाँ सिंगलटन मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं जिसमें एक ही एलिमेंट है, ठीक है। तो ये है हमारी कौन सी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो, सिंपल है ना, लिखो इसे फिर देखते हैं आगे। चलो भाई इसके बाद देखते हैं। अच्छा एक चीज तुम लोगों ने पढ़ी होगी, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स पढ़े होंगे पहले कभी, ठीक है।
वही चीज़ दोबारा रिकॉल करते हैं, ध्यान से समझना चीज़ें। सबसे पहले लिखते हैं रो मैट्रिक्स, है ना। तो रो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल कितनी रो हो? एक रो हो, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक रो हो, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स, अच्छा ये तो ऊपर ही चला गया, रो मैट्रिक्स क्या है? ध्यान से समझना। ए मैट्रिक्स विच हैज एग्जैक्टली वन रो, एग्जैक्टली वन रो। वन रो का मतलब m इक्वल टू कितना होना चाहिए? 1, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरी चीज कॉलम मैट्रिक्स, है ना। एग्जाम्पल अभी देखेंगे इसके भी। कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स का मतलब बता सकते हो क्या होना चाहिए? मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर कितने कॉलम्स हो? एक कॉलम हो, ठीक है। ए मैट्रिक्स विच हैज एग्जैक्टली वन कॉलम, जिसके अंदर केवल एक कॉलम हो, मतलब n इक्वल टू कितना हो? 1 हो, ठीक है। ये हो गया। एग्जाम्पल की बात करें, ध्यान से देखना एग्जाम्पल्स। अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं तो रो मैट्रिक्स के ये लिख सकता हूं कि भाई a इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू 1 2 0 4 और c इक्वल टू 1। कोई दिक्कत? ये रो मैट्रिक्स है क्या? ध्यान से देखो, एक ही रो है, इसका मतलब है। इस पर आओगे कॉलम मैट्रिक्स पर, सपोज करो मैंने ऐसे लिख दिया 1 2 3, b इक्वल टू लिखा 1 2 3 4, c इक्वल टू ये लिख दिया। देखो क्या ये है कॉलम मैट्रिक्स? इसमें कितने कॉलम है? एक। इसमें कितने कॉलम है? एक। इसमें कितने कॉलम है? एक, ठीक है। अब बोर्ड पर बहुत सारी चीजें लिखी हैं, बताओ कोई ऐसी मैट्रिक्स बता सकते हो जो रो मैट्रिक्स भी हो और कॉलम मैट्रिक्स भी हो? 1। ये मैंने 1 लिखा है ना, इसके जगह तुम कुछ भी लिख लो। मतलब अगर कोई 1 बाई 1 की मैट्रिक्स है तो वो रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। तो हम लिखेंगे कैसे? यहाँ पर नोट डाल के लिख देंगे, नोट क्या कि ए मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स? ये वाली। अब ए कुछ भी हो सकता है ना। इज रो मैट्रिक्स एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स, एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। ये कहानी है, रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। चलो, इसके बाद एक चीज तुम लोगों ने पढ़ी होगी, जीरो मैट्रिक्स। याद है जीरो मैट्रिक्स? हाँ, तो जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके सारे एलिमेंट क्या हो? जीरो, ठीक है। तो लिखते हैं जीरो मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स whose all elements are zero। ऐसी मैट्रिक्स जिसके जितने भी एलिमेंट है, सारे के सारे एलिमेंट कितने हैं? जीरो है, ठीक है भाई। इसे लिखो